आधी रात को किया अस्पताल का इंस्पेक्शन, पेट्रोल पंप पर मारा अचानक से छापा, आईपीएस ऑफिसर की ग्रैंड एंट्री, एमएलए से भिड़ गया डीएसपी, इस दबंग ऑफिसर ने लगाई ठेकेदार को फटकार। ऐसे देखो थंबनेल्स और टाइटल्स तमाम तरह की वीडियोस पर आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के खुद के यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं और जिन पर देखो डेली बेसिस पर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम से जुड़ी एक एक अपडेट है वो साझा की जाती है। यही नहीं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अब लाखों में है, यानी कि वो आजकल किसी सेलिब्रिटी या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कम नहीं है। 2020 में द प्रिंट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने टॉप 10 ऐसे सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात की है जिनके इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। द प्रिंट के अनुसार सोशल मीडिया पर पॉपुलर इन ऑफिसर्स में सबसे टॉप पर आते हैं अभिषेक सिंह, तो देखो अभी तो रिजाइन कर चुके हैं अपनी सर्विस से ताकि एक्टिंग में हाथ आजमाया जा सके। जब द प्रिंट ने इन ऑफिसर से इनके सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा एक्टिव होने की बात पूछी, वजह पूछी, तो इन्होंने बताया कि वो इतने एक्टिव सोशल मीडिया पर इसलिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके, उनको सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बता सके, लोगों को जागरूक कर सके। लेकिन उनके सोशल मीडिया हैंडल्स देखो कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं। क्या सिविल सर्वेंट्स का इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने एक पर्सनल ऑरा क्रिएट करना सही है या गलत है? तो इसके लिए हमें देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार के रूल्स क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, कोई भी सिविल सर्वेंट किसी न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटिंग और मैनेजमेंट स्टाफ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता और ना किसी रेडियो ब्रॉडकास्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टेलीकास्ट का हिस्सा बन सकता है। इस रूल बुक में जहां देखो रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में तो बात की गई है, लेकिन सोशल मीडिया का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स इसी लूप होल का फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी एक सुपर कोप और सिंघम वाली इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ सिविल सर्वेंट्स ऐसे भी हैं जो वास्तव में गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं सरकार की स्कीम्स के बारे में। मैसूर के एमपी प्रताप सीमा के अनुसार ऐसे बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए इवन पर्सनल पीआर एजेंसीज तक हायर कर रखी हैं ताकि सोशल मीडिया पर अपनी इमेज को ग्लोरीफाई किया जा सके। उनके पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर उनके कई सारे फैन पेजेस भी एक्टिव हैं। कुछ केसेस में उन फैन पेजेस को इनडायरेक्टली उन्हीं सिविल सर्वेंट्स के द्वारा बनवाया गया होता है जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट्स को ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हमारी आंखों के सामने हैं, जिसमें कुछ ऑफिसर्स ने सोशल मीडिया को अपनी एक लीडर और हीरोइक इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया और जैसे ही किसी राज्य का चुनाव नजदीक आया उन्होंने देखो या तो रिजाइन कर दिया या खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली या फिर किसी स्थापित पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के थ्रू चुनाव में कूद गए। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की माने तो न्यू जनरेशन का इस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक्टिव होना इतना सही नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा पेशा है जिसकी नींव ही वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी पर आधारित है। वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी यानी कि पर्दे के पीछे रहकर काम करना। दरअसल इंडियन डेमोक्रेसी के मुख्यतः 3 पिलर्स हैं, विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। कार्यपालिका को हमारे यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी कार्यपालिका जिसमें सरकार में बैठे मिनिस्टर्स आते हैं और दूसरी है परमानेंट यानी कि स्थायी कार्यपालिका जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स। अब चूंकि मिनिस्टर्स जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं तो जनता की एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति और पॉलिसीज के सफल और विफल होने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं की बनती है, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स की। इसलिए हमेशा से ही सिविल सर्वेंट्स को एनोनिमस होकर यानी पर्दे के पीछे रहकर काम करने की सलाह दी जाती है और ये चीज ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1964 में भी बोली गई है ताकि वो फालतू के प्रेशर से बच के बिल्कुल पूरी तरह से निष्पक्ष होकर पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन पर ध्यान दे सके। 97th कॉमन फाउंडेशन कोर्स के मौके पर लबासना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ट्रेनी सिविल सर्वेंट्स को एनोनिमिटी, एबिलिटी, ऑस्टेरिटी के रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी वैल्यू के बारे में बताया और समझाया कि एक ब्यूरोक्रेट के लिए एनोनिमिटी कितनी जरूरी है। वहीं देखो दूसरी तरफ 2018 में इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रेनी सिविल सर्वेंट्स को यह सलाह दी थी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में वो इस सुपरकोप और सिंघम वाले ट्रैप और इमेज से बचें। लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं
उनके लिए दिमाग में भर जाता है और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। तभी जाकर वो देश और जनता के हित में निष्पक्ष होकर कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा देखो, ब्यूरोक्रेट्स को एनोनिमस इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी अथॉरिटी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आ गई तो वो कभी भी एक सिविल सर्वेंट से डिक्टेटर के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि पहला रीजन, एमपीज और मिनिस्टर को तो जनता हर 5 साल में हटा सकती है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को हटाने की शक्ति जनता के पास नहीं है। और दूसरा, प्लानिंग से लेकर पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन तक लगभग हर प्रोसेस में वो गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं, यानी कि एक गांव से लेकर मिनिस्ट्रीज तक हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सोचो, अगर यही असिस्टेंस मुख्य भूमिका में आ गया तो उन्हें एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी और फिर उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उनको हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां कुछ ऑफिसर्स अपनी इमेज और फैन फॉलोइंग पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सिविल सर्वेंट्स देखो ऐसे भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का यूज जनता के भले के लिए किया है। 2018 बैच के आईएएस प्रेम प्रकाश मीना ने यूपी में जॉइंट मजिस्ट्रेट रहते हुए न्याय आपके द्वार नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें उन्होंने रूरल एरियाज में सालों से चले आ रहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया और साथ ही साथ ऐसे केसेस का भी समाधान किया जो सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे। ऐसा ही एक एग्जांपल है मेघालय के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस स्वप्निल टेम्बे का, जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू क्राउड फंडिंग जमा की और उस फंडिंग से पहले तो जिन इलाकों में बिजली की समस्या थी वहां सभी को सोलर लैंटर्न उपलब्ध करवाई और बाद में जिले के सरकारी स्कूल का जीर्णोद्धार करवाया। ये तो सिर्फ देखो 2 एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी इमेज चिपकाने के लिए नहीं बल्कि जनता के हालात सुधारने के लिए किया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट कोई गलत चीज नहीं है, इस्तेमाल आप किस रूप में कर रहे हैं यह सही और गलत हो सकता है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जी की माने तो सिविल सर्वेंट्स को चाहिए कि वो सोशल मीडिया का यूज बहुत ही बैलेंस्ड रूप में करें। उनका मानना यह है कि एक करिश्मेटिक अफसर होने में और एक अटेंशन सीकर होने में भागे मात्र का फर्क है, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। सिविल सर्वेंट्स अगर वाकई लोगों से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो वो अपने पर्सनल अकाउंट की जगह उन ऑफिशियल अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, डीएम समस्तीपुर, डीएम कानपुर, डीएम भोपाल, ये सारे जो नाम हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे सोसाइटी में एक एग्जाम्पल भी सेट होगा और ब्यूरोक्रेसीज की आने वाली जनरेशन्स भी एनोनिमस रहते हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर होगी। इसके साथ ही अगर देखो कोई सिविल सर्वेंट सोशल मीडिया पर पर्सनल अकाउंट यूज कर भी रहा है तो वो इसका इस्तेमाल पर्सनल ऑरा क्रिएट करने की जगह सोसाइटी में पॉजिटिविटी और अवेयरनेस लाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो वो भी इसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन ला सकती है ताकि सिविल सर्वेंट्स के द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैनर में जनता की भलाई के लिए किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का है। सी राजा मोहन जो आईआर में काफ़ी अच्छा लिखते हैं, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, क्वाड जो कि इनडायरेक्टली बना चाइना को कंटेन करने के लिए, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। लेकिन देखो, अभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने ना चिंता व्यक्त की। क्वाड में जो इंडिया के पार्टनर्स हैं ना, वो चाइना के साथ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चाइना में विजिट किया। काफ़ी समय से तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में टेंशन थी और ट्रेड भी कम हो गया था। बट अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चाइना में गए और वहाँ पे उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात की, रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की। इसके बाद आप क्वाड का दूसरा पार्टनर देखिए, यूएस के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात हुई यूएस के सैन फ्रांसिस्को में। इसके बारे में हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। इवन जापान के साथ भी यही है। जापान के प्रधानमंत्री भी सैन फ्रांसिस्को में चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठे। तो एक्सपर्ट्स ने यह चिंता व्यक्त की कि इंडिया क्वाड से उम्मीदें लगाए हुए था कि क्वाड जो है वो चाइना को कंटेन करेगा, मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा बढ़ने से रोकेगा। लेकिन ये क्या, क्वाड के जो पार्टनर्स हैं वो तो एक एक करके चाइना के साथ रिश्तों को ठीक करते जा रहे हैं और बचा कौन? इंडिया। इंडिया अभी चाइना के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायलॉग करने को तैयार नहीं है। जब से देखो गलवान वैली में इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच में वायलेंस हुआ था ना,
चाइना की फोर्सेस आगे आ गई हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उसके बाद से ही इंडिया ने चाइना के साथ कोई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग नहीं किया है। मतलब इकोनॉमिक रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए या फिर पॉलिटिकल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए कोई बातचीत इंडिया ने चाइना के साथ नहीं की है। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और मिलिट्री कमांडर्स आपस में बैठे जरूर, ताकि बॉर्डर पे जो टेंशन भरी सिचुएशन है उसको शांत किया जा सके। कुछ पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हुआ बॉर्डर पे, लेकिन अभी भी देखो कुछ इश्यूज बहुत सीरियस हैं इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेके। चाइना की सोच पता क्या है? चाइना इंडिया को यह कह रहा है कि आप ना ब्रॉडर तौर पे बड़े लेवल पे आप रिश्तों को देखिए, आप बॉर्डर को इग्नोर कर दीजिए। बॉर्डर पे सिचुएशन टेंस्ड है थोड़ी सी, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, इस इशू को आप साइड में रख दीजिए। लेकिन हम पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे करते हैं, दोनों देशों के पॉलिटिकल लीडर्स आपस में मुलाकात करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव करते हैं, ट्रेड को इंक्रीज करते हैं। लेकिन इंडिया का कहना है नहीं 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 नहीं, पहले बॉर्डर पे आप टेंशंस दूर करो, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करो, बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट करो जो दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं, तब जाके हम इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव करेंगे, तब जाके हमारे देशों के लीडर्स आपस में मिलेंगे। जब तक बॉर्डर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, नो इकोनॉमिक बातचीत, नो पॉलिटिकल बातचीत। पैरेलली देखो इंडिया चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम करता जा रहा है। इसका मतलब ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज के समय में इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है ना, तो इंडिया कोशिश कर रहा है या तो उन चीजों को खुद से देश में मैन्युफैक्चर करे या फिर चाइना के बजाय किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करे। समझ गए? जैसे सेमीकंडक्टर चिप है या फिर सोलर पैनल्स हैं, लिथियम बैटरी है, जो भी है वो चाइना के बजाय या तो देश में प्रोड्यूस हो, पहली प्रायोरिटी। अगर देश में प्रोड्यूस नहीं हो सकती तो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट की जाए चाइना के बजाय, ताकि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस ना हो। इसके बाद ना सी राजा मोहन दो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सी राजा मोहन कहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स का जो ये कहना है ना कि बाकी क्वेड पार्टनर्स की तरह इंडिया को भी चाइना के साथ बातचीत स्टार्ट कर देनी चाहिए, इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए चाइना के साथ बातचीत स्टार्ट करने में, तो सी राजा मोहन कहते हैं यह तर्क गलत है। इसका पहला रीजन देखो, ये कहना कि बाकी क्वेड के पार्टनर्स चाइना से बातचीत कर रहे हैं तो इंडिया को भी करना चाहिए। देखो क्वेड बना बेशक जरूर डायरेक्टली चाइना को कंटेन करने के लिए था, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए था, बट अभी तक ना क्वेड के सभी पार्टनर से इंडिपेंडेंटली ही बिहेव करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेड के जो पार्टनर्स हैं वो एक मत से चलते हैं, सब डिसाइड करके चलते हैं कि चाइना से बातचीत करनी है या नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया ने मना कर दिया था कि हम क्वेड के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को नहीं ज्वाइन करेंगे वेस्टर्न पैसिफिक में। बाकी क्वेड पार्टनर ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को कंडक्ट किया था वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडिया ने नहीं कंडक्ट किया था। इसके अलावा देखो ऑस्ट्रेलिया यूएस के पास ना लिवरेज है चाइना के साथ बातचीत स्टार्ट करने के लिए, इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ। ऑस्ट्रेलिया यूएस ये चाइना से बहुत दूर हैं, इनको चाइना से कोई डर नहीं है, हमको चाइना से डर है। हमारे लिए बॉर्डर डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट है, इनके लिए नहीं है। चलो जापान का मान भी लिया, जापान का चाइना के साथ मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, लेकिन देखो वो बहुत छोटा डिस्प्यूट है, कुछ आइलैंड्स को लेके है। लेकिन इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। चाइना में ना एक बहुत फेमस कहावत है, जिसने गांठ मारी है ना, जिसने गांठ मारी है, जिसने नोट लगाई है वही खोलेगा, क्योंकि वही बेहतर ढंग से खोल सकता है। एक्चुअल में पिछले 30 सालों से इंडिया चाइना बॉर्डर पर ना शांति थी। वो शांति किसने भंग की? चाइना ने भंग की। तो चाइना ही शांति स्टैब्लिश करेगा फिर से। एक चीज और, मान लीजिए चाइना के साथ इंडिया ने बातचीत स्टार्ट भी कर दी, यूएस की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, जापान की तरह, तो इसकी क्या गारंटी है इसके बाद चाइना बॉर्डर पे पीस को रिस्टोर करेगा? बॉर्डर पर जो चाइना की ट्रूप्स आगे आ गई हैं उनको पीछे लेके जाएगा, इस चीज की क्या गारंटी है? चाइना तो हमेशा से ये बोलता आया ना इंडिया को, जो मैंने आपको बताया, बॉर्डर इशू को भूल जाइए, इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव करते हैं, ट्रेड इंक्रीज करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस को इंप्रूव करते हैं, दोनों देशों के लीडर्स आपस में ज्यादा मुलाकात करते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये चाइना की सोच है। इसके बाद आप दूसरा आर्ग्यूमेंट देखिए। देखो एक्सपर्ट्स की ना इस चीज को लेकर नर्वसनेस कि इंडिया तो यूएस के ऊपर रिलाय कर रहा था चाइना को कंटेन करने के लिए, यूएस की मान लीजिए दोस्ती हो गई चाइना के साथ, तो इंडिया किसके ऊपर रिलाय करेगा? ये वही बात हो गई ना कि इंडिया ने चाइना के साथ लड़ाई मोल ले ली यूएस के कारण,
और बाद में यूएस ने चाइना के साथ दोस्ती कर ली, तो इंडिया कहां जाएगा फिर? देखो, वो एक्सपर्ट्स जो ये सोच रखते हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि इंडिया की आज के समय में ना काफी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया की स्ट्रेंथ काफी मजबूत हुई है। इंडिया तेजी से उभरती इकोनॉमी है। आज इंडिया का अपना एक दबदबा है। माना कि इंडिया के पास यूएस चाइना जितनी पावर नहीं है, लेकिन इंडिया ने अपनी पहचान आज के समय में बनाई है। पहली जैसी सिचुएशन नहीं है। और दूसरी चीज देखो, ग्रेट पावर्स के रिलेशंस तो ऊपर नीचे हमेशा से होते रहे हैं। पिछली सेंचुरी में चाइना और यूएस के रिलेशन जो है ना, कई दौर से गुजरे हैं। कई दौर से, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं मेजर पावर्स के रिलेशंस में। इवन रशिया और चाइना के रिलेशंस भी पिछली शताब्दी में कई दौर से गुजरे, अप्स एंड डाउन्स आए। आज इनके रिलेशन में अप चल रहा है, कोई जरूरी नहीं इनके रिलेशन में हमेशा अप आएगा। अब एक और चीज देखिए, चाइना और यूएस के रिलेशन इंप्रूव भी होते हैं तो रशिया और चाइना के रिलेशन फिर कमजोर होंगे, समझे? तो ये ग्रेट पावर्स के बीच में डायनामिक्स तो चलता रहता है। और इस प्रकार के समिट से ना कभी ब्रेक थ्रू नहीं निकलता है कि हाँ दोनों देशों के लीडर्स के बीच में बातचीत हुई तो एक ब्रेक थ्रू निकलेगा, रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखो होता तो चाइना के राष्ट्रपति के साथ तो हमने वुहान में बातचीत की, वुहान में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, फिर महाबलीपुरम में हुआ था, इंडिया चाइना के लीडर्स आपस में मिले थे, बहुत धूम धड़ाके से हुआ था वो समिट्स। रिजल्ट क्या निकला? कुछ रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद तो गलवान वैली वाली घटना हो गई। तो इन समिट से, इन बातचीत से ना कुछ नतीजा नहीं निकलता है, कोई मेजर टर्न अराउंड नहीं होता है। तो पॉइंट यही है, ये डर कि यूएसए हमें छोड़ देगा, अपने आप से चाइना से डील करना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? इंडिया की एब्सोल्यूट पावर में ना काफी इंक्रीज हुआ है। यहां पर देखिए, इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो अब इंडिया ऐसा यूएस के रहमो करम पे नहीं है। तो इन सब चीजों को दूर रखते हुए ना, इंडिया अभी जितना बढ़िया ढंग से लिवरेज हासिल कर सकता है ना, जितना फायदा कमा सकता है यूएस के साथ ज्यादा एंगेज करके, यूएस के साथ जो अभी इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं, उस रिश्तों से जितना इंडिया फायदा उठा सकता है, इंडिया को उठाना चाहिए। यही बेस्ट टाइम है। चाहे वो फायदा टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, मिलिट्री की फील्ड में हो, और किसी फील्ड में हो, वो सारा फायदा उठा के इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया और चाइना के बीच में जो गैप है ना, उस गैप को कम किया जाए। अभी जो चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, चाइना की मिलिट्री बड़ी है, एडवांस्ड है, तो इंडिया को इस गैप को फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का साथ लेकर, उनका फायदा उठा के, उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखकर, उनसे टेक्नोलॉजी लेकर, और यही बेस्ट सॉल्यूशन है। इंडिया अपने आप की सुरक्षा कर सकता है चाइना से, क्योंकि देखो अल्टीमेटली देखो, अपने युद्ध खुद ही लड़ने पड़ते हैं, अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं। कोई और देश नहीं आएगा आपकी सुरक्षा के लिए। और इंडिया जैसे जैसे इंडिया चाइना के बीच में अभी जो गैप है, उसे इंडिया कम करेगा, तो चाइना अपने आप ही इंडिया को अलग दृष्टि से देखने लगेगा, अपने आप ही हिम्मत नहीं करेगा बॉर्डर पर अपनी ट्रूप्स को आगे भेजने की। यही बेस्ट सॉल्यूशन है चाइना से डील करने का। आप अपने आप को मजबूत करो, और उसके लिए यूएसए के साथ अच्छे रिश्ते जरूरी हैं, उसका फायदा इंडिया को उठाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बोर्ड एग्जाम्स से संबंधित है। इससे पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताऊं, इशू बताता हूं। जो लाइव मिनट का ये आर्टिकल है, इसमें क्या बताया गया है। देखो, हमारे देश में जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आते हैं और एजुकेशन को मिसगाइड करते हैं। इसके लिए राइटर ना 3 मेन आर्गुमेंट्स देते हैं। सबसे पहला, देखो एग्जाम्स के बारे में ना पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा यही देखा जाता है, यही एक तरीका है स्टूडेंट की वर्थ को जज करने का, स्टूडेंट की काबिलियत को जज करने का, यही एकमात्र तरीका है एग्जाम्स में मार्क्स। एग्जाम डिसाइड करते हैं किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एग्जाम डिसाइड करते हैं फ्यूचर में जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स और फैमिलीज काफी चिंतित हो जाते हैं अगर एग्जाम में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस खराब रही, इवन वन डे एग्जाम में, तो फिर क्या होगा? क्या छात्र में, बच्चे में काबिलियत नहीं है, उसका भविष्य तो अधर में है। और इसी डर का फायदा उठा के कोचिंग सेंटर्स जो हैं भारी भरकम फीस स्टूडेंट से ले लेते हैं, बल्कि इससे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स में कि इतना पैसा हमने लगाया, तभी तो कोटा में सुसाइड्स ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स ज़्यादा नहीं आए तो एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में,
प्रेशर बढ़ जाता है छात्रों पर, पेरेंट्स की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और रिजल्ट क्या निकलता है आप सबको पता है। बहुत चिंता की बात है कोटा में हो रहे सुसाइड्स। दूसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, बोर्ड के जो एग्जाम्स है ना, हो कैसे रहे हैं आप देखिए, चीजें कितनी याद आ रही हैं पर्टिकुलर डे के एग्जाम में, उस पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। किस स्टूडेंट में रिकॉल पावर कितनी है, फैक्ट को कोई कितना आसानी से रिकॉल कर पाता है, बच्चे ने एक्चुअल में क्या सीखा पिछले एक साल में या फिर जितने भी समय उसने पढ़ाई की, एक्चुअल में उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, करिकुलम के गोल्स को बच्चा अचीव कर पाया नहीं कर पाया, ये सब चीजें जज नहीं होती। एग्जाम के माध्यम से सिर्फ एक चीज जज होती है, बच्चा कितना आसानी से फैक्ट्स को रिकॉल कर पाया है, रट्टा मारने की क्षमता उसकी कैसी है, सिर्फ यह पता लगता है जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तीसरी चीज, एग्जाम डिजाइन्स भी फॉल्टी हैं। अब देखो कई इवेल्युएटर्स ऐसे हैं जो खुल के मार्क्स देते हैं खुले दिल से, और कुछ इवेल्युएटर्स ऐसे हैं जो कंजूस होते हैं, थोड़े थोड़े मार्क्स देते हैं। कुछ इवेल्युएटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक मार्क्स देते हैं, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स देते हैं, ना बहुत ज़्यादा खुले दिल से ना बहुत ज़्यादा कंजूसी से, जितना बच्चा डिजर्व करता है उतने ही मार्क्स वो इवेल्युएटर्स देते हैं। तो देखो ये तो बच्चे की किस्मत हो गई ना, जैसे अपने यूपीएससी में भी बच्चे की किस्मत हो गई, कोई ऑप्शनल है, पीएसआईआर का ऑप्शनल है, कोई इवेल्युएटर ज़्यादा मार्क्स दे रहा है। एस्से में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स वेरी करते हैं, आपने कोई एस्से लिखा, अब किसी इवेल्युएटर को वो आपका लिखा हुआ एस्से बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है कि कैंडिडेट ने इतना अच्छा लिखा है। अब कोई दूसरा इवेल्युएटर ऐसा भी हो सकता है कि उस एस्से को ना पसंद करे। ये देखो सब्जेक्टिविटी है, लेकिन इससे आपको डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि है तो सबके लिए है। बट अपने यूपीएससी एग्जाम प्रोसेस का भी ये फॉल्ट है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसके बाद देखो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ना एक प्रपोजल दिया अगस्त में, हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था कि बोर्ड के एग्जाम्स ना साल में कम से कम 2 बार होने चाहिए, कम से कम 2 बार। इसका फायदा ये होगा, सरकार का कहना है स्टूडेंट्स को, फैमिली को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आए तो स्टूडेंट का जो भविष्य है वो अंधकार में है, तो उस टाइप का स्ट्रेस नहीं होगा। इसके अलावा देखो नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने यह भी कहा कि हम बोर्ड एग्जाम्स को इम्प्रूव करेंगे ताकि एग्जाम जो है बच्चे की एक्चुअल में कॉम्पिटेंसी चेक करे, थॉट प्रोसेस चेक करे, ना कि सिर्फ कितना रट्टा मारा है बच्चे ने वो सब चेक करें। फैक्ट्स कितना बच्चा रिकॉल कर पाता है वो हम चेक नहीं करना चाहते। तो इसके लिए एग्जाम को उसी प्रकार से डिजाइन किया जाएगा। इवेल्युएटर्स क्वालिफाई होने चाहिए, उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे ताकि बायसनेस ना आए और ज़्यादा वेरिएबिलिटी ना आए कि कोई एग्जामिनर, कोई इवेल्युएटर जो है वो ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, कोई कम दे रहा है। एक जो इशू है ना कॉलेज एडमिशन्स का, मतलब जैसे 12वीं के एग्जाम के आधार पर तय होगा कि बच्चे को किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। देखो इसका रीज़न ये है, कंपटीशन इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि क्वालिटी कॉलेजेस हमारे देश में कम हैं। वैसे एक अच्छी चीज़ ये की गई है, अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 12वीं के बाद एडमिशन्स के लिए, CUET आया है। बट देखो कंपटीशन तो फिर भी रहेगा। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप क्वालिटी कॉलेजेस की क्वालिटी सीट्स इंक्रीज करो, तब जाके ये कंपटीशन खत्म होगा और मार्क्स की जो मारामारी है वो खत्म होगी। हमारे देश में ना सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है क्वालिटी सीट्स की, तभी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओवरऑल देखो मेन जो पॉइंट निकल के आता है, मेन जो कंसेप्ट निकल के आता है इस पूरे इशू से, ये निकल के आता है देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें फंडामेंटल शिफ्ट जरूरी है। फंडामेंटल शिफ्ट, अभी फोकस एक्सट्रीम एग्जाम सिस्टम पे है। एग्जाम, हर चीज के लिए एग्जाम, वनडे एग्जाम, पूरे साल की मेहनत एक एग्जाम से चेक होना। असल में एजुकेशन सिस्टम को फोकस करना चाहिए कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी पे, कैंडिडेट की लर्निंग पे, उसने कैसे सीखा है, क्या सीखा है, इस चीज पे एजुकेशन सिस्टम का फोकस होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमने निकाले और डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। 2 क्वेश्चंस आपको आज अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो सिविल सर्वेंट से संबंधित, आज करंट इंटरनेट एक्सपेंशन की वजह से ना सिविल सर्वेंट में ना अलग सेट की कल्चरल वैल्यूज आई हैं, जो कि देखो सिविल सर्विसेज में ट्रेडिशनल वैल्यूज से अलग हैं, कन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के साथ।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म से संबंधित हैं। तो दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। फिलहाल की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।